हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2024 के भूगोल के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फर्स्ट है, विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किसके मध्य है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। देखिए, तो इन चारों में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा रेखा सबसे लंबी है। क्यों? इसके बाद है कजाकिस्तान और रूस की। ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 8,500 का किलोमीटर का सीमा रेखा आपस में साझा करते हैं। ठीक है, 8,890, तो ये सबसे लंबा है। फिर उसके बाद रूस कजाकिस्तान है 6,846। फिर है चीन और अर्जेंटीना 5,000, चिली और अर्जेंटीना 5,308। फिर है लास्ट में भारत भारत और चीन 3,488 किलोमीटर। ठीक है, अब निम्नलिखित देशों पर चर्चा कीजिए। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। उपयुक्त में से किन देशों के उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हास्यमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हैं इटली, जापान और दक्षिण कोरिया। ये चारों ऐसे हैं जिनमें क्या है, निम्न जन्म दर है और वृद्धोन्मुख जनसंख्या, मतलब अधिकांश जनसंख्या जो है वो युवा नहीं है। ठीक है, और हास्यमान जनसंख्या मतलब युवा यहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं होते हैं। ठीक, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया में। तो यही हाल ही में इटली, जापान तथा दक्षिण कोरिया का उल्लेख मीडिया के उन्हीं निम्न जन्म दर, विद्योन्मुखी जनसंख्या और हास्यमान जनसंख्या के लिए किया गया। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर विश्व में सबसे कम है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 में चेतावनी दी थी कि दक्षिण कोरिया वर्ष 2000 मतलब 2100 तक अपनी जनसंख्या को आधा करने की राह पर है। अतः बिंदु 4 सही है। ठीक है, फिर अगला है पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई। वर्ष 2002 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? संगठक राज्य के राज्यपाल, सही है। संगठक राज्य का मुख्यमंत्री, सही है। भारत के राष्ट्रपति और नाम निर्दिष्ट 3 व्यक्ति, ये भी सही है। भारत का गृह मंत्री, नहीं, ये सही नहीं है। भारत के गृह मंत्री इसके सदस्य नहीं होते नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एक। व्याख्या देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 2002 के अनुसार परिषद की संरचना इस प्रकार होगी। राज्यों के राज्यपाल पद धारण करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सभी के मुख्यमंत्री होंगे और राज्यों के राज्यपाल होंगे, राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 3 सदस्य होंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या होंगे? परिषद के अध्यक्ष नामित किए जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वियोगों पर विचार कीजिए। देश का समाचार में रहने का कारण अर्जेंटीना, सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान, बलों के मध्य युद्ध, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक, तुर्की नाटो से अपनी सदस्यता निरस्त की। तो यहाँ देखिए, तुर्की नाटो का एक बहुत ही प्रीमियम मेंबर है, वो अपनी सदस्यता निरस्त नहीं करेगा। आप ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है हमारा केवल 2, क्योंकि यहाँ अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजरा है और सूडान, बलों के मध्य युद्ध, देश की नियमित देश सेना। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो भूगोल को करंट से जोड़ के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अर्जेंटीना विश्व में सर्वाधिक मुद्रास्फीति दर का अनुभव करने वाले देशों में से एक है। मुद्रास्फीति दर यानी कि वहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है। और तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। अपनी सामरिक स्थिति और सैन्य क्षमताओं के कारण गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुमेट पाइपलाइन यूरोप जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौबहार के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। सुमेट पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सही, दोनों ऑप्शंस हमारे सही हैं और कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, सुमेट पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल, और जब हम क्लास में जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं भूगोल में आपको फारस की खाड़ी भी दिखाऊंगी और सुमेट पाइपलाइन कहाँ से कहाँ होकर गुजर रही है ये भी बताऊंगी। ठीक है, सुमेट पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, 2 से 1 की सही व्याख्या करते हैं। स्वेज नहर और सुमेट पाइपलाइन फारस की खाड़ी के कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और तरली के प्राकृतिक गैस नौबहार हेतु यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के लिए रणनीतिक मार्ग है। अतः कथन 1 सही है। स्वेज नहर और सुमेट पाइपलाइन मिस्र में स्थित है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है,
फिर अगला है लाल सागर में निम्न किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता। तो यहाँ है दोनों सही है, ठीक है। अब देखते हैं लाल सागर मिस्र की स्वेज नहर से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 1200 मील तक बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य तक विस्तृत जल की एक संकरा क्षेत्र है जो अदन की खाड़ी या एवं फिर अरब सागर से जुड़ता है। लाल सागर क्षेत्र में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। हालांकि प्रागैतिहासिक कलाकृतियों से संकेत मिलता है कि कभी यहाँ अधिक मात्रा वर्षण भी होता था, अतः कथन एक सही है। लाल सागर में नदियों के जल का प्रवेश नहीं होता और बहुत कम वर्षण होता है, लेकिन वाष्पीकरण की क्षतिपूर्ति वर्ष 80 इंच से अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण अदन की खाड़ी में बाब आल मंडेब जलडमरू मध्य के पूर्वी चैनल के मध्य आने वाला अपवाह है। फिर पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का क्या है सबसे बड़ा स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन जीवाश्म क्या पूछा है? पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा उत्सर्जन कहाँ से होता है ये पूछ रहे। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग करने वाले जहाज से, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण करने से, उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? SO2 का उत्सर्जन करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का विद्युत संयंत्रों में होता है, ठीक है। SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन है, ठीक है। अन्य में अयस्क से धातु निष्कर्षण जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक स्रोत, रेल इंजन, जहाज, अन्य वाहन। फिर अगला है यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है, क्या करता है? अपने ऋण पर चूक करता है, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने, यह अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है पर हम यहाँ डील कर लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त परिसंपत्ति हार्ड मनी द्वारा समर्थित नहीं, केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत है, नहीं एक क्वेश्चन गलत है और फर्स्ट ऑप्शन गलत है और सेकंड सही है। व्याख्या देखते हैं हम इसकी। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो उस स्थिति में भी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्डों के धारक को भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग करने का विधिक अधिकार होगा, अतः कथन एक सही नहीं है। अमेरिका सरकार का ऋण जिसमें ट्रेजरी बॉन्ड, बिल और नोट शामिल हैं, किसी विशिष्ट मूर्त परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है। इसके बजाय यह अमेरिकी सरकार के पूर्ण विश्वास और साख पर समर्थित है। अगला है पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग और विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे दीर्घ तरंग विकर्णित विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, एक सही नहीं है, 2 सही है। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी विकिरण या सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, नहीं पार्थिव विकिरण से ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अन्य सभी गर्म वस्तुओं की तरह पृथ्वी भी ऊष्मा उत्सर्जित करती है, इसे पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है। लघु तरंगों के माध्यम से आने वाली सौर विकिरण को सूर्यताप कहा जाता है। विकिरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है और साथ ही पृथ्वी बाह्य अंतरिक्ष में ऊर्जा खो देती है। वायुमंडल लघु तरंगों के लिए पारदर्शी एवं दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है, इसलिए पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊर्जा अर्थात पार्थिव विकिरण आगामी सौर विकिरण अर्थात सूर्य ताप की तुलना में वायुमंडल को अधिक गर्म करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। कथन 1 और 2 दोनों सही, 2 1 की सही व्याख्या कर रहे हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही किंतु 2 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है कि हाँ भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ पे प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा से सबसे अधिक होती है क्योंकि प्रबल संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाता है।
फिर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में क्या कहते हैं, गंगा से मिलने वाली हिमालय नदियों को के संदर्भ में निम्नलिखित का अनुक्रम सही है। तो देखिए, हम पहले अगर मैप में देखें तो गंगा से पहले गोमती मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर घाघरा मिलती है, फिर गंडक, फिर लास्ट में मिलती है कोसी बिहार में। ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गोमती और घाघरा जो है यूपी में मिलते हैं, और गंडक गंडक यूपी बिहार दोनों मिक्स। ठीक है, और कोसी तो पूरा बिहार है। ठीक है, गंगा प्रणाली में भारत का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र है, जिसमें अनेक बारहमासी और गैर बारहमासी नदियां हैं, जो क्रमशः उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीप है। इसमें गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी का सही क्रम है। फिर है अगला, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। क्या पूछा है, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। हाँ, वर्षा है। वर्षा के कारण भी चट्टानों का अपक्षय होता है। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, और वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। ठीक है, कथन 2, 3 दोनों सही है। कथन 1 तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। देखिए, चट्टानों का अपक्षय का एक कारण वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि वर्षा के एक जल घोल के रूप में CO2 पाया जाता है, जो ना जो उसके बीच का बॉन्ड तोड़ देता है, चट्टानों के बीच का। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं। सही है। अपक्षय एक ऐसा पद है जो उस सामान्य प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर शैल विघटित होकर अवसाद, चिकनी मिट्टी और जल में वियोजित पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। अपक्षय जैविक, रासायनिक और भौतिक हो सकता है। ये सब एक्सप्लेनेशन है जो आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें यह थोड़ा अम्लीय हो जाता है। सामान्य वर्षा pH होता है 5.6। यह थोड़ा अम्लीय होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वियोजित होकर दुर्बल कार्बोनिक एसिड बनाता है। फिर है निम्नलिखित देशों पर विचार किए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। निम्नलिखित में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र से लगती है? तो 2 देशों की सीमा लगती है। कौन कौन से की? यह उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर कई समुद्रों में से एक है। यह उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र का भाग है। यह इंग्लिश चैनल के मध्य से अटलांटिक महासागर से मिलता है। यह अटलांटिक का 13वां सबसे बड़ा समुद्र है। समुद्र में ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी, यही दोनों मिलते हैं। ठीक है, जैसे यूरोपीय देश पूर्व से पश्चिम इस समुद्र में संलग्न होते हैं। फिर है धुआंधार मालवा, नर्मदा, हुद्रू। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जल प्रपात दिए, उसका क्षेत्र दिया है और नदी दिया है। देखना है इसमें से कौन सही है। धुआंधार मालवा क्षेत्र, नर्मदा। देखिए, धुआंधार मालवा नर्मदा में है, पर मालवा क्षेत्र नहीं होता। हुड्रू, छोटा नागपुर का पठार, सुवर्णरेखा नदी। हाँ, ये सही है। गरसोप्पा पश्चिमी घाट, नेत्रवती। गरसोप्पा पश्चिमी घाट में है, पर नेत्रवती नहीं, शरावती नदी पे है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया केवल 1। भारत के हृदय में शक्तिशाली नर्मदा द्वारा अपरदित भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों तथा मध्य प्रदेश के जबलपुर के धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मालवा मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी का पठार है। तो हुड्रू जो है वो स्वर्णरेखा नदी में है, और क्या पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पर्वत श्रृंखला का नाम। पर्वत मध्य एशिया, वात्सेज पर्वत, वलित पर्वत, यूरोप यूरोप में है आल्पस पर्वत, मध्य एशिया वॉस्चेस पर्वत वलित है, और ये आल्पस ब्रहंसोत पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन है जो वलित पर्वत है। दक्षिण में एंडीज है, वलित पर्वत है। ठीक है, इसका आंसर और व्याख्या ही देख लेते हैं। केवल दो आंसर सही है। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण तब होता है जब कोई भूभाग विघटित होता है तथा विघटित भाग ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड होस्ट कहा जाता है तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणीभंज कहा जाता है। यूरोप में राइन घाटी और वात्सेज पर्वत ऐसी पर्वत प्रणालियों के उदाहरण हैं। यह अतः यह युग में एक सुमेलित है। और जो है हिमालय पर्वत है वो यूरोप में आल्पस, उबड़ खाबड़, उच्चावच और ऊंची श्रृंखला और चोटियों वाले युवा वलित पर्वत हैं। हिमालय पर्वत और यूरोप में आल्पस पर्वत। ठीक है, तो हिमालय को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
यूरो। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप इस विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज़ विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।